एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन, कैसे फॉर्म हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हम लोगों को, क्यों यूनाइटेड नेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इसका कंपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है, और कौन से इसके फंड एंड प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री देखेंगे, यूएन चार्टर फाउंडेशन की सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का मतलब जानते हैं। यूनाइट यानी कि जो सारी कंट्री हैं वो क्या करेंगी, यूनाइट हो जाएंगी, यूनाइट होंगी और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका जो मेन काम है यूनाइटेड नेशन का, एक इंटर गवर्नमेंटल यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री तीसरे कंट्री, सारे कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं, मिलके आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। इनका जो मेन काम है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, डेवलप करना फ्रेंडली रिलेशन को अमंग अदर नेशन। ओके, प्रमोट करना सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को प्रमोट करना एंड ह्यूमन राइट को प्रमोट करना। तो हम देखते हैं, जैसे कि हिस्ट्री थोड़ा बहुत देखते हैं कि जैसे कि अगर ये पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ठीक है, इसके पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था, लीग ऑफ नेशन, जो कि लीग ऑफ नेशन क्यों बना था। जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होता है तो उसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है 1914 से 1918 में होता है। ठीक है, 1918 में होता है। उसके बाद से लीग ऑफ नेशन बनता है। लीग ऑफ नेशन में ये बात कही जाती है कि हम इन फ्यूचर में कोई ऐसा वॉर नहीं करेंगे जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, पीस मेंटेन करेंगे, फ्रेंडली रिलेशन बनाएंगे। लेकिन वो जो है वो लीग ऑफ नेशन फेल कर जाता है, क्योंकि 1942 से 45 तक 90 क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, इसी वजह से लीग ऑफ नेशन फेल कर जाती है। अब उसके बाद से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उसमें बहुत सारे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत सी ऐसी कंट्री है जिसका इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी है उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत सारी जो कंट्री है उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं। तो उसके बाद से लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि क्या करे, हर कंट्री को, जैसे कि मान लीजिए कोई स्ट्रांग कंट्री है। ठीक है, वो तो क्या करेगी, दूसरे कंट्री पे डोमिनेट करेगी ही। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए कि क्या करे, वो अगर कोई ऐसा वीक कंट्री है तो उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करे, ना कि उसको अपना डोमिनेंस दिखाए। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं इसलिए खाली रखा पेज क्योंकि मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे कि एक की फैक्ट बताते, सबसे पहले यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन को कॉइन किसने किया था। तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजोवेल्ट ने पहली बार क्या किया, यूनाइटेड नेशन को कॉइन किया और एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि साइन हुआ था 1942 को, जिसमें 26 नेशन जो है वो क्या करते हैं आपस में, जैसे कि पहले हम देखते हैं एक्सेस पावर है, और मतलब कि जो भी एक्सेस पावर है, और वो सारे लोग क्या हैं, एक दूसरे से क्या कर रही हैं, लड़ रही हैं। वो अपना एक मतलब वो अलग हर एक चीज़ चाहते हैं। तो इसी वजह से एक उन्होंने एक कॉइन दिया, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मतलब बनाने की बात कही थी। ठीक है, अब उसके बाद में यूनाइटेड नेशन में जैसे कि एक कॉन्फ्रेंस 1945 में एक कॉन्फ्रेंस होता है, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएस में है, वहाँ पे एक मतलब कि कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है, जिसमें से 50 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे उपस्थित होते हैं। एक यूएन चार्टर साइन होता है वहाँ पे। ठीक है, यूएन चार्टर साइन होता है जिसमें यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हो जाता है और एक हमको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। वही मैंने हिस्ट्री बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, कैसे कि लोगों का कैसे क्षतिग्रस्त होता है, कैसे एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट लोग करते हैं। उसके बाद कन्फ्लिक्ट को इन द फ्यूचर प्रिवेंट करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है। ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस होती है, एक ड्राफ्ट तैयार होता है जिसमें 50 कंट्री जो साइन करती है 1945 में। अब इसमें एंट्री इनटू फोर्स यानी कि यूएन चार्टर में मतलब ऑफिशियली इसको मतलब कि 1945 में एज अ यूएन ऑफिशियली इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। अब ये है कि क्या इंडिया जो है, इंडिया पार्ट है यूएन का, हाँ इंडिया पार्ट है। उसने 1945 में ही क्या किया था, यूएन को ज्वाइन कर लिया था। ओके, एज द पार्ट था वो। अब आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं यूनाइटेड, जो मैंने बताया कि एक कॉन्फ्रेंस होता है कहाँ, सैन फ्रांसिस्को, जो कि कोलंबिया में है। एक सेकेंड, जो कि एक सेकेंड, जो कि कोलंबिया में है, जिसमें एक ड्राफ्ट मतलब एक यूएन चार्टर, एक सेकेंड, एक यूएन चार्टर साइन हुआ, जिसमें क्या बना, इस्टेब्लिश हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कंपोनेंट इसके। बेसिकली तो इसके 6 कंपोनेंट्स हैं। एक सेकेंड, क्यों आगे बढ़ जा रहा है, कुछ दिक्कत है अभी। बेसिकली इसके जो है 6 कंपोनेंट्स है, 6 कंपोनेंट्स, लेकिन ये जो 4 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला हम देखते हैं जनरल असेंबली। कलर चेंज करते हैं, एक सेकेंड, जनरल असेंबली। ठीक है, जनरल असेंबली जैसे कि इसमें 193 टोटल मेंबर है, 190, एक सेकेंड, 193 टोटल मेंबर हैं इसमें। और सारे जितने भी इन्होंने, जितने भी कंट्री मतलब कि यूएन चार्टर में है, ठीक है, इन्होंने साइन किया है। मैंने बताया कि स्टार्टिंग में एक भूल गई थी, मैं बता रही हूँ कि 50 जो टोटल मेंबर थे, 50 ओरिजिनल मेंबर तो 50 थे, लेकिन इस टाइम 193 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, तो जितने भी मेंबर हैं वो जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उनका हर कंट्री का अपना एक 1 वोट होता है, 1 वोट होता है। ओके, 1 वोट होता है। अब देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की, सबसे सिक्योरिटी काउंसिल की है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल का इसमें टोटल जो है 50 मेंबर है, 50 मेंबर हैं। ठीक है, 5 जो है वो तो परमानेंट मेंबर है। ठीक है, परमानेंट मेंबर है, जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करना। ठीक है, और जिसमें मैंने बताया कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसे चाइना हो गया, चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, ये जितने 5 हैं वो क्या है, परमानेंट मेंबर। बाकी जो 10 बच गया वो क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर है। ये भी मतलब कि ये जितने भी परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर है, क्या है वीटो पावर? वीटो पावर एक ऐसा पावर है जो कि परमानेंट मेंबर को क्या कहते हैं, एक मतलब पावर देता है कि वो क्या करे, कोई भी रिजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल में, कोई भी रिजोल्यूशन आता है उसको क्या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कि एक क्रिटिसिज्म है, एक मतलब एक अलग है। मुझे ये बातें नहीं समझ आती हैं, लेकिन फिर भी उनका अपना एक अलग है पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अलग है। अब तीसरा देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इनका जो है कोऑर्डिनेट्स हैं इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क करने के लिए। यूएन एक स्पेशलाइज इनकी अपनी एक एजेंसी है, जिसको हम इसको बोलते हैं, इसको SCOSOC। ठीक है, इसको। ठीक है, इनका जो काम है पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग का, या रिकमेंडेशन करना, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल इशूज़ पे। और इनका और भी काम है, जैसे डेवलपमेंट मतलब इम्प्लीमेंटेशन करना, कोई भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल है उनको इम्प्लीमेंट करना। इसमें मतलब कि 54th मेंबर हैं, 54th मेंबर इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली से 3 ईयर के लिए। ठीक है, और ये मतलब कि इनमें बहुत सारे ये लोग क्या करते हैं, डिबेट करेंगे, इनोवेट मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इनकी सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल एक जुडिशियल ऑर्गन है। जैसे कि कोई भी डिस्प्यूट्स है बिटवीन स्टेट मतलब एक कंट्री का कोई भी, एक सेकेंड इसे बता देते हैं, कंट्री का कोई डिस्प्यूट्स है। ठीक है, डिस्प्यूट्स है तो उससे रिलेटेड वो सारे मैटर क्या है सुनते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था जून में 1945 को। ओके, 1940। अब इसमें जो 5th है सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट भी इसका एक कंपोनेंट है। सेक्रेटेरिएट इसका भी एक कंपोनेंट है। और जो एक और है हमारा ट्रस्टशिप काउंसिल, जो कि अब ज़्यादा काम नहीं आया, इसका ज़्यादा काम नहीं होता ट्रस्टशिप काउंसिल का। बता देते हैं इस्टेब्लिश होता है ये भी 1945 में, एक यूएन चार्टर अंडर चैप्टर 13। ठीक है, अंडर चैप्टर 13। अब देखते हैं स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन की, क्या क्या स्पेशलाइज एजेंसी हैं। ये स्पेशलाइज एजेंसी इकोनॉमिक एंड सोशल, जो मैंने ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बताया उसी में हमारी स्पेशलाइज एजेंसी भी आ जाएंगी, जैसे कि यूनाइटेड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ कि ये जब यूएन चार्टर जब बना था उसी में ILO का भी फॉर्मेशन हो गया था। एक सेकेंड, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट को। ये इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, आप जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये देखते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, यूनेस्को बोलते हैं। ये कंट्रीब्यूट करता है पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोलाबोरेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। एक सेकेंड,
साइंस एंड कल्चर को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ये क्या करती है, इंटरनेशनल हेल्थ को क्या करती है, प्रमोट करती है। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। यूनाइटेड नेशन फंड एंड प्रोग्राम, यूनेस्को क्या करती है, ह्यूमैनिटेरियन प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट एड फॉर चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की बात की जाए तो ये बहुत सारे नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज, मतलब कि एक लोगों में क्या करती है, एक बेटर लाइफ बिल्ड करती है। ठीक है, और ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो भी हैं, वो जो भी चेंज वगैरह होते हैं, वो सारे उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस मतलब देती है। एक मतलब होता है ना कि जो भी हर साल एक डाटा आता है कि फूड मतलब कि फूड में कौन सी कंट्री आगे है या हेल्थ में कौन सी, तो ये सारे डाटा जो हैं वो UNDP ही वो करती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है, जो सपोर्ट करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, राइट्स को, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ पीसफुल सेटलमेंट देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो है वो है निगोशिएशन, सेकंड है मेडिटेशन, थर्ड है कैंसिलेशन, आर्बिट्रेशन। मेडिटेशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज टू रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेबल। निगोशिएट यानी कि कोई भी अगर डिस्प्यूट्स है इंटरनेशनल से रिलेटेड, यानी कि कंट्री से दूसरे वो क्या करेंगे, आपस में डायरेक्टली क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और अपना मतलब म्यूचुअली क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। मेडिटेशन एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जैसे कि दो कंट्री के बीच कोई भी क्या है, डिस्प्यूट्स है, ठीक है, थर्ड पार्टी आती है, उनके बीच का डिस्प्यूट क्या करेगी, सॉल्यूशन मतलब उनका सॉल्यूशन निकालेगी और डिस्प्यूट को क्या करेगी, फाइंड करेगी, मतलब डिस्प्यूट को सही करेगी। कैंसिलेशन नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है, थर्ड पार्टी प्रपोज सॉल्यूशन, यानी कि कोई बाइंडिंग नहीं। कैंसिलेशन मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज हो रही है, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो मान लीजिए दो कंट्री के बीच डिस्प्यूट अराइज हुआ, कोई थर्ड पार्टी है कि इनको कोई सॉल्यूशन दे रही है, तो बाइंडिंग नहीं है कि दोनों कंट्री मान ही लें। ठीक है, तो ये होता है कैंसिलेशन। आर्बिट्रेशन होता है कि मतलब कि थर्ड पार्टी कोई भी फाइनल डिसीजन दे रही है तो इसको बाइंडिंग होता है। ठीक है, बाइंडिंग होता है वो। अब देते हैं कंक्लूजन की। पीस एंड सिक्योरिटी, यूएन का वाइटल रोल क्या है, मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ग्लोबल कॉपरेशन प्रमोट करता है कॉपरेशन अमंग नेशन टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल चैलेंज इन द सेंस अगर कोई भी एनवायरनमेंट से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी डिजीज से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ से रिलेटेड हो, तो क्या करेगी, उसके लिए वो वहाँ पे एड्रेस करेगी चैलेंजेस को। ह्यूमन राइट्स यानी कि क्या करती है, इनका जो मेन फोकस है प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को और प्रमोट करना सोशल जस्टिस को। ओके ठीक, अब मेरा वीडियो खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।